नमस्कार जोहार स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चल रहा है। ये नया चैप्टर है और जिसमें अब तक जो है कि 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो लेक्चर नंबर 3 का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हम वहाँ पर लिंक दे देंगे लेक्चर नंबर 1 और 2 का। और यदि चैप्टर नंबर 1 आपने रियल नंबर नहीं पढ़ा है तो उसका भी लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, तभी जो है कि चैप्टर नंबर 2 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल समझ में आएगा। आज जो है टुडेज टारगेट में लिख के रखा हूँ, और टुडेज टारगेट के अंतर्गत मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज 2 थ्योरम करेंगे। पहला थ्योरम होगा एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट, यानी कि कोई भी अगर काउंटेबल सेट है तो उसमें मौजूद उसका मतलब जो भी सबसेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। फिर से समझ लीजिएगा थ्योरम 2। कोई अगर काउंटेबल सेट है तो उसका प्रत्येक सबसेट काउंटेबल ही होगा। अब काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं। दूसरा पढ़ाएंगे एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो सुपर सेट का अगर एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, कोई सेट का सुपर सेट अनकाउंटेबल होगा। कोई अगर सेट अनकाउंटेबल है तो उसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होगा। समझ गए ना? कोई सेट अगर अनकाउंटेबल है तो उसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होता है। अब सुपर सेट क्या होता है बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले आरपीके, रिकॉल प्रीवियस नॉलेज। काउंटेबल सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फाइनाइट सेट और दूसरा डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं या इन्यूमरेबल सेट भी कहते हैं। अब फाइनाइट सेट क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा। काउंटेबल सेट 2 पार्ट में टूटा। तो फाइनाइट सेट में अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल पहला लेता हूँ जिसमें 1 5 7 9 10 है और बी में 1 9 10 है, तो बी में 1 9 10 है और ए में भी आप देख सकते हैं 1 9 10 है, यानी कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सिंस एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट सेट, इस प्रकार से प्रत्येक सेट का सबसेट, प्रत्येक फाइनाइट सेट का सबसेट वो भी फाइनाइट ही होगा। जैसे कि अगर ए मेरा, यदि मेरा ए, समझ पा रहे हैं ना, यदि मेरा ए फाइनाइट सेट है तो इसका कोई भी अगर आप सबसेट लेंगे तो वो भी फाइनाइट ही होगा, है ना? वो भी क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ए मेरा फाइनाइट है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है और बी में 3 नंबर है, तो बी चूंकि उसका सबसेट है तो बी भी क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर नोट लिखा हूं, सिंस एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, मतलब फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट लीजिएगा तो वो फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट सेट का प्रत्येक सबसेट फाइनाइट होगा। दूसरा है ईच सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, और फाइनाइट सेट जो भी होता है उसको हम लोग काउंटेबल सेट कहते हैं, क्योंकि काउंटेबल सेट का ही एक अंग है फाइनाइट सेट। तो प्रत्येक मतलब सेट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कोई भी सेट का प्रत्येक सबसेट, कोई भी सेट अगर फाइनाइट है, कोई भी सेट अगर फाइनाइट है तो उसका प्रत्येक सबसेट भी क्या होगा? फाइनाइट होगा, और फाइनाइट होगा तो काउंटेबल होगा। ठीक है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। डिन्यूमरेबल सेट, जिसको हम लोग इन्यूमरेबल सेट भी कहते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। इसमें भी एक नोट लिखा हूं, जरा समझिएगा। तो काउंटेबल सेट का ही एक और दूसरा अंग है डिन्यूमरेबल सेट। क्या? ऑल्सो वी कैन से दैट एवरी सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल सेट। जैसे हम लोग को थ्योरम क्या प्रूफ करना है? हम लोग को थ्योरम प्रूफ करना है कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मतलब काउंटेबल सेट का प्रत्येक सबसेट, काउंटेबल सेट का, जैसे मान के चलिए ए मेरा काउंटेबल सेट है और बी इसका सबसेट है, तो काउंटेबल सेट का प्रत्येक सबसेट भी काउंटेबल होगा। यही ना प्रूफ करना है? चलिए, तो ठीक उसी प्रकार से काउंटेबल सेट मतलब डिन्यूमरेबल सेट को भी काउंटेबल सेट कहा जा सकता है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं ऑल्सो वी कैन से दैट, इसी वजह से हम लोग कह पाएंगे कि
एवरी सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल सेट, मतलब डिन्यूमरेबल सेट का प्रत्येक सबसेट डिन्यूमरेबल सेट ही होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का प्रत्येक सबसेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं इन्यूमरेबल सेट का प्रत्येक सबसेट इन्यूमरेबल सेट ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं रफ वर्क। कुछ रफ वर्क पहले समझ लीजिए। सिंस काउंटेबल सेट है, देखिए हम यहां पर ये चर्चा करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो थ्योरम नंबर 1 है ना, इस थ्योरम नंबर 1 को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। काउंटेबल सेट को दो पार्ट में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो रफ वर्क समझ लीजिएगा कि थ्योरम 1 को कैसे प्रूफ करेंगे। सिंस काउंटेबल सेट है इसीलिए दो केस तो बनेगा ही। आपने अभी भी देखा कि काउंटेबल सेट दो पार्ट में टूटता है, एक डिन्यूमरेबल सेट या इन्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और दूसरा फाइनाइट। सिंस काउंटेबल सेट है इसीलिए दो केस बनेगा, जिसमें पहले केस में सेट को फाइनाइट सेट मान लेंगे और उसका सबसेट दिखा देंगे। अगर फाइनाइट सेट है तो उसका सबसेट जो भी होगा वो भी फाइनाइट होगा, और फाइनाइट होगा तो काउंटेबल सेट होगा, दिखा देंगे वो भी काउंटेबल सेट ही होगा। बस तो कोई भी काउंटेबल सेट ले लेंगे, मतलब काउंटेबल मतलब कहने का मतलब अगर काउंटेबल सेट है तो दो केस बनेगा। काउंटेबल सेट लेके चलेंगे, काउंटेबल सेट लेंगे तो वो दो केस बनेगा, एक तो फाइनाइट और दूसरा क्या होगा डिन्यूमरेबल। ठीक है, और फाइनाइट लेके चलेंगे तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे, और फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट, प्रत्येक सबसेट क्या होता है फाइनाइट होगा। और जब उसको फाइनाइट दिखा देंगे तो फाइनाइट सेट भी तो काउंटेबल सेट का ही अंग है, तो वो हो गया काउंटेबल। फिर तो फाइनाइट दिखा देंगे काम हो जाएगा। तो सिंस काउंटेबल सेट है इसीलिए दो केस में बनेगा, जिसमें पहले केस में सेट को फाइनाइट सेट मान लेंगे और उसका सबसेट दिखा देंगे, वो भी काउंटेबल ही है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, पहला काम हो जाएगा इस प्रकार से। पूरा पहला काम इस प्रकार से हम लोग का पूरा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अब दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा केस में हम लोग लेके चलेंगे इन्यूमरेबल सेट। दूसरा केस में सेट को डिन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट मानेंगे और उसका सबसेट होगा, वो भी दिखा देंगे कि वो भी काउंटेबल है ना। दूसरा केस में मान के चलेंगे जो सेट है ना वो डिन्यूमरेबल है, और उसका दूसरा केस में सेट को डिन्यूमरेबल मानेंगे, सेट को क्या मानेंगे डिन्यूमरेबल मानेंगे, और उसका प्रत्येक सबसेट को क्या दिखा देंगे वो भी काउंटेबल है। और डिन्यूमरेबल है कोई सेट, तो अभी भी आपको बताया कि प्रत्येक सेट का सबसेट, कोई भी सेट अगर डिन्यूमरेबल है तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो भी डिन्यूमरेबल होगा। अगर वो भी डिन्यूमरेबल हुआ तो डिन्यूमरेबल का मतलब ही तो होता है काउंटेबल सेट, तो हो जाएगा प्रूफ। सिर्फ हमको डिन्यूमरेबल प्रूफ करना पड़ेगा, डिन्यूमरेबल। समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये रफ वर्क को नहीं लिखना एग्जाम में। हाँ, यहां से आपको लिखना थ्योरम एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मतलब कोई भी सेट अगर काउंटेबल है तो उसका प्रत्येक ईच एंड एवरी सबसेट, कोई भी सेट अगर जैसे सेट ए अगर काउंटेबल है तो उसका मान लीजिए बी कोई सबसेट है तो बी भी तब क्या होगा काउंटेबल होगा। इसी चीज को दिखाना होगा, क्या थ्योरम यही है। प्रूफ लेट ए बी ए काउंटेबल सेट, मान लेते हैं कि ए कोई काउंटेबल सेट है एंड लेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हम मान लिए कि बी जो है कि ए का सबसेट है। सिंस ए इज काउंटेबल, चूंकि ए मेरा काउंटेबल है मान लिए, सो ए इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। या तो अगर एक काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो वो फाइनाइट होगा या तो वो डिन्यूमरेबल सेट होगा, या तो इन्यूमरेबल होगा या तो काउंटेबली अनफाइनाइट होगा, है ना। दोनों में से कोई एक ही ना होगा, सोच पा रहे ना। तो डिन्यूमरेबल का मतलब आप तो जानते ही है ना, जो 1 1 on 2 मैपिंग डिफाइन करता हो, जो इक्विवेलेंट सेट रिप्रेजेंट करता है। इक्विवेलेंट सेट रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 on 2 होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो समझिए कि आप प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखे, सब बात। डिन्यूमरेबल का मतलब ही इन्यूमरेबल होता है और काउंटेबल इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नोट यहाँ पर हम लोग जैसे कि डिन्यूमरेबल स्लैश इन्यूमरेबल स्लैश काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, तीनों का मतलब एक ही है, माने मतलब एक ही है। तो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग हियर वी यूज ओनली द वर्ड डिन्यूमरेबल, बस हम लोग डिन्यूमरेबल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। केस 1 में आपको बताया कि लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, मान लेंगे ए जो है कि फाइनाइट सेट है। सिंस एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, अभी भी आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर ए सेट है और अगर ये फाइनाइट है और इसका अगर सबसेट बी ले लेते हैं तो ए में मान के चलिए, अभी एग्जांपल दिए थे 1, यहां पर एग्जांपल दिए थे ना, देखिए
ए कोई फाइनाइट सेट है और उसका सबसेट एक तो बी है, तो ए अगर फाइनाइट है तो इसका सबसेट भी तो फाइनाइट हो गया ना, है ना। तो यही चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मान लिया कि ए फाइनाइट सेट है, सिंस एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है तो उसका कोई भी सबसेट ले लीजिएगा तो वो भी फाइनाइट ही होगा। इट फॉलोज दैट बी इज फाइनाइट एंड हेंस काउंटेबल, अगर फाइनाइट है तो वो काउंटेबल हो गया, खत्म, इतना तो हो गया। अब केस 2 में झमेला होगा, ठीक है, केस 2 बताएंगे, पहले आप इसको इतना उतार लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, केस 2 पर बात करेंगे। देखिए केस 2 में हम लोग मान के चलेंगे लेट ए बी ए डिनोमिनेबल सेट। हमने ए सेट को दो पार्ट में बांटा है, क्यों बांटा है? क्योंकि ए सेट को माना है काउंटेबल सेट। अगर ए सेट को काउंटेबल माना है तो दो पार्ट में टूटेगा ही टूटेगा, या तो वो फाइनाइट होगा या तो वो डिनोमिनेबल होगा। तो अब दूसरा केस में ए को हम डिनोमिनेबल मान रहे हैं, ठीक है इतना। अब यहां पर कुछ हम रफ वर्क बताए हैं, उस रफ वर्क को आप समझिए, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा रफ वर्क को। अगर ए डिनोमिनेबल है, अगर ए डिनोमिनेबल है तो ए सेट एन के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग करेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई सेट डिनोमिनेबल है या फिर इन्यूमरेबल है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग प्रदर्शित करेगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि मेरा सेट ए डिनोमिनेबल सेट है, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट है या फिर इन्यूमरेबल है, तब ये नेचुरल नंबर के साथ देख सकते हैं। 1 देंगे तो A1 मिलेगा, 2 देंगे तो A2 मिलेगा, 3 देंगे तो A3 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, ये देंगे तो ये मिलेगा, n देंगे तो AN मिलेगा। तो कुल मिला के आपने देखा 1 1 ऑन टू मैपिंग कर रहा है, यानी कि इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इधर मिल रहा है और इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इधर मिल रहा है, तो 1 1 ऑन टू हो गया। तो इस प्रकार से मेरा जो हम माने हुए हैं कि ए डिनोमिनेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेट ए मेरा काउंटेबल सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर काउंटेबल है तो या तो वो फाइनाइट होगा या तो वो डिनोमिनेबल होगा। जब हम काउंटेबल माने हैं और हमने फिर माना केस 1 में कि वो फाइनाइट है और दिखा दिया कि काउंटेबल है, ठीक। अब केस 2 में हम माने डिनोमिनेबल है और डिनोमिनेबल है और इसको भी दिखा देंगे ये भी काउंटेबल है, ठीक है। आइए देखेंगे कैसे करेंगे। अभी देखिए ये आपका फेयर वर्क है, ये आपको एग्जाम में लिखना है FAIR फेयर, और ये वाला भी फेयर है, ठीक ना, और ये रफ है। जहां पर रफ है वहां पर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझ लेना है ताकि एग्जाम आपको आगे काम दे। अब मान के चलते A बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 नंबर से, है ना। अब चूंकि मेरा ए सेट जो है कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, यानी कि इन्यूमरेबल है, यानी कि डिन्यूमरेबल है ना। तो अब इन्यूमरेबल है या डिन्यूमरेबल है मान तो लिए, फिर यहां से दो केस अराइज होगा, 2 केसेस आर अराइज, 2 केसेस अराइज इस प्रकार से होगा, यानी कि सेट ए का 2 सबसेट लेंगे, फिर सब केस 2 ठो बनाएंगे। सेट ए का 2 ठो सबसेट लेंगे और एक सबसेट लेंगे जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए का, यानी कि A1 और A2 रहेगा, और एक सबसेट लेंगे जिसमें सेट ए का A3 रहेगा, A5 रहेगा, A4 रहेगा, A6 रहेगा, बहुत सारा नंबर रहेगा, मतलब ए का ही इनफाइनाइट नंबर्स रहेगा। तो एक सबसेट बनाएंगे ए का जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स रहेगा और एक सबसेट बनाएंगे ए का जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो 2 केसेस आर अराइज। तो रफ में मैं लिखा हूं A बराबर A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, और B बराबर A1 A2 एक फाइनाइट नंबर है, तो इसीलिए B, ये जो B है ना, ये एक फाइनाइट सबसेट है इस सेट ए का। और ये देखिए एक और बी लिए है A3 A6, इसमें A4 भी हो सकता है ना, अपने मन से हम लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, A3 A4 A5 है ना, A6 A9, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर लेना है, सेट ए का ही लेना है। और ये वाला भी देखिए सेट ए का जो है कि एक सबसेट है, नहीं इनफाइनाइट सबसेट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 2 केस अराइज हो गया। जब 2 केस अराइज होगा तो 2 सब केस भी अराइज होगा, सब केस नंबर 1 और सब केस नंबर 2, है ना। यहाँ पर केस 1 केस 2 था, और केस 2 में ही हमने देखा जब ए को हम डिनोमिनेबल ले रहे हैं तो उसमें से 2 केस अराइज हो रहा है, मतलब 2 सब केस अराइज हो रहा है कि ए मेरा ए का जो सबसेट्स होगा वो 2 रकम होगा, एक रकम होगा जिसमें वो फाइनाइट सबसेट होगा और दूसरा रकम होगा जिसमें वो इनफाइनाइट सबसेट होगा।
आइए सब केस वन, इफ बी इज फाइनाइट, अगर बी फाइनाइट हुआ, जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाया रफ में, अगर बी फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट हुआ, फाइनाइट सबसेट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट सबसेट फाइनाइट होता है, अब फाइनाइट है इसीलिए वो काउंटेबल सेट होगी, सिंपल सी बात है। तो B इज फाइनाइट देन B इज काउंटेबल, खत्म है ना। मतलब हम केस 2 में भी हम, ये मेरा मोटो है कि इसको भी काउंटेबल दिखा देना, तब मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कोई भी अगर काउंटेबल सेट है तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे, प्रत्येक सबसेट वो भी काउंटेबल होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो पहला केस में हम ए को फाइनाइट मान लिए, क्योंकि ए मेरा, हम मान के चल रहे हैं कि ए मेरा काउंटेबल सेट है, तो ए काउंटेबल है तो या तो, जब ए काउंटेबल है तो वो या तो फाइनाइट होगा या फिर डिनोमिनेबल होगा। अगर फाइनाइट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, दिखा दिया कि वो काउंटेबल है, क्योंकि फाइनाइट सेट तो काउंटेबल होता ही है, फाइनाइट सेट को काउंट कर सकते हैं। और अगर वो डिनोमिनेबल है तो उसमें दो केस बन रहा है, केस नंबर वन बन रहा है, दो सब केस बन रहा है। केस नंबर 1 बन रहा है कि वो सेट ए का या तो वो फाइनाइट सबसेट होगा या तो वो इनफाइनाइट सबसेट होगा, और फाइनाइट सबसेट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है अगर बी फाइनाइट हुआ देन बी काउंटेबल होगी। और केस 2 में अगर हम लोग मान के चलते कि इफ बी इज इनफाइनाइट, अगर मान के चलते बी इनफाइनाइट है, देन ईच एलिमेंट ऑफ बी विल बी ए आर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर, लेट n1 बी दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इस लैंग्वेज को जरा समझिएगा, मैथ्स का लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है, और ये लिखता है कुछ ऐसे ही अंधोकड़े नहीं लिख देता है, कुछ कारण होता है। हम कह रहे हैं कि बी इनफाइनाइट सेट है, तो बी इनफाइनाइट सेट है, आपने देखा बी इनफाइनाइट है, A3 A6 A9 इस प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के ए आर टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। आर के यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता कि 1 2 इधर आ गया तो फिर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमने माना कि इफ बी इज इनफाइनाइट मान लिया, देन ईच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी का तब प्रत्येक एलिमेंट विल बी ए आर, होगा अभी तो दिखाया ना, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए आर टाइप का होगा, ठीक है। ए आर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर, कुछ पॉजिटिव इंटीजर आर के लिए ही होगा, नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि अभी आपने देखा कि A1 A2 पॉजिटिव है, और फिर यहां से चलना चले तो A3 A6 A9 ये 3 6 9 ये सभी पॉजिटिव है ना। नेगेटिव नेचुरल नंबर, इधर तो नेगेटिव नंबर नहीं ना हो सकता, इधर तो पॉजिटिव ही हो सकता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, तो इसीलिए ये ए आर में जो आर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं लिखा हूं इफ बी इज इनफाइनाइट, अगर बी इनफाइनाइट हुआ देन ईच एलिमेंट ऑफ बी, तब बी का प्रत्येक एलिमेंट विल बी, वो क्या होगा, ए आर टाइप का होगा, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर के लिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर आर के लिए होगा। लेट n1, अब मान लेते नया चीज आ रहा है, लेट n1 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब n1 को हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, है कि नहीं, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा कहने का मतलब इन सबों में छोटा, A3 A6 A9 तो A3 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम A5 से चलना स्टार्ट करेंगे, A5 A6 A9, तब कौन सबसे छोटा हो जाएगा, A5। अगर मान लीजिए हम A7 से स्टार्ट करेंगे, A7 A9 A11, तो सबसे छोटा A7 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरे बात को? तो कुछ इसी प्रकार से है। तो हमने माना लेट n1 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना है, सच डेट, इस प्रकार से कि an1, ठीक है, an1 बिलोंग्स टू बी। हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से कि an1 मेरा बी में बिलोंग करता है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब an1 क्या हो सकता है, an1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, इसमें से कोई भी हो सकता है an1 जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए आइए फिर से समझिएगा, सच दैट an1 बिलोंग्स टू बी, हम मान रहे हैं, है ना, सिंस b इज इनफाइनाइट, और हम लोग ये भी जानते हैं कि b एक इनफाइनाइट सेट है, और इससे पहले b एक इनफाइनाइट सबसेट है a का, और इससे पहले b को जब फाइनाइट माने थे तब तो b मेरा काउंटेबल हो रहा था, लेकिन जब हम मान रहे हैं कि b एक इनफाइनाइट है, सो इसी वजह से, इसीलिए b जो है कि an1 नहीं हो सकता, क्योंकि b इनफाइनाइट है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर b इनफाइनाइट है तो उसमें सिंगलटन सेट तो आएगा नहीं,
तो उसमें कोई सिंगल नंबर तो रहेगा नहीं। अगर बी इनफाइनाइट है तो उसमें सिंगल एलिमेंट तो रहेगा नहीं, सिंगल मेंबर तो रहेगा नहीं, समझ रहे? क्योंकि बी इनफाइनाइट, इसीलिए बी नॉट इक्वल टू an1 के बराबर होगा। an1 एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया ना तो एक सेट हो गया, तो उसके बराबर तो होगा नहीं। लेट n2 बी दी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब n2 को हम लोग लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, इंटीजर ग्रेटर देन n1, मतलब n2 को तो लिस्ट पॉजिटिव माने हैं, लेकिन वो किससे बड़ा है? n1 से बड़ा है, ठीक है? तो लेट n2 बी दी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n1, n1 से वो बड़ा है, यानी कि n1 छोटा हो गया, n2 बड़ा हो गया। सच डेट इस प्रकार से कि an2 तो बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है कि अगर b इनफाइनाइट है तो b इनफाइनाइट है तो उसमें an1 होगा, an2 होगा, an3 होगा ही होगा, है ना, an3 होगा, an4 होगा, है ना, होगा ही होगा, an5 होगा ही होगा, डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है? तो an2 बिलोंग तो करेगा b में, मतलब एक एलिमेंट की भांति, एक एलिमेंट की तरह। लेकिन सिंस b इज इनफाइनाइट, लेकिन b एक इनफाइनाइट सेट है, सिर्फ इसमें an1 ही एग्जिस्ट करेगा जरूरी नहीं है, और सिर्फ an2 ही रहेगा ये भी जरूरी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज रहेगा, है ना, मतलब सिर्फ यही रहेगा, सिर्फ यही और यही रहेगा ये जरूरी नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ an1 रहेगा, सिर्फ an2 रहेगा यही जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी तो रहेगा ना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि an2 तो रहेगा, फिर an1 भी रहेगा, बिलोंग करेगा b में, क्योंकि an1 b का एलिमेंट है, an2 b का एलिमेंट है। लेकिन सिंस b इज इनफाइनाइट, देख सकते हैं बहुत सारा एलिमेंट्स है ना b में, इसी वजह से सो b इज नॉट इक्वल्स टू an1, an2, है ना। ये तो फिर दो एलिमेंट वाला, इसकी कार्डिनेटी 2 हो गया, और b में तो b तो एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सबसेट है a का, तो जब b इनफाइनाइट सबसेट है a का तो सिर्फ इसमें 2 ही एलिमेंट रहेगा, जरा सोचिए, नहीं ना, 2 ही एलिमेंट रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू an1 एंड an2, ये एक सेट हो गया ना, सोच पा रहे हैं ना। लेट n3, फिर इसी प्रकार से लेट n3 बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक इसी प्रकार से मानेंगे कि n3 एक नया लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ग्रेटर देन n2, लेकिन n2 से अब ये बड़ा है, n2 से ये बड़ा है n3, है ना, n2 such that n3 belongs to b, मतलब लेट n3 बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n2, n2 से बड़ा है, such that इस प्रकार से कि n3 बिलोंग तो कर रहा है b में, ठीक है। अब n3 बिलोंग करेगा b में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि, इसका मतलब ये नहीं होता है कि b इक्वल्स टू a1, a2, a3 हो जाए, ये कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा नंबर है। हाँ, इसके बाद आप कह सकते हैं कि डॉट 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 हो सकता है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि डॉट 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 हो सकता है ना, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ यहीं पर आके रोक देंगे तब इसमें मनाही है, क्योंकि इसका मतलब इसमें कार्डिनलिटी 3 हो गया, और b का कार्डिनलिटी कितना है? इनफाइनाइट, मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए इतना हुआ, अभी जो रफ वर्क किया मैंने इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यूइंग लाइक वाइज वी फाइंड, तो अभी अभी आपने देखा कि हमने एक बार n1 को लिस्ट पॉजिटिव माना, फिर उससे बड़ा एक ठो लिस्ट पॉजिटिव n2 माना, और n1 जब लिस्ट पॉजिटिव माना तो an1 मिला जो कि b में मिला, लेकिन b जो है कि an1 सेट के बराबर नहीं है। फिर आपने देखा, हमने माना कि n2 एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन वो n1 से बड़ा है, और उसकी करस्पॉन्डिंग an2 मिला, और an2 बिलोंग तो कर रहा b में, लेकिन an1 और an2 क्लोजली एक साथ सेट की भांति b में के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो उसका कार्डिनलिटी 2 हो जाएगा, और उस b का कार्डिनलिटी जबकि इनफाइनाइट है। इसी प्रकार से n3 में भी हुआ, है ना, कंटिन्यूइंग लाइकवाइज b बराबर an1, an2, an3 एक इनफाइनाइट सेट बन रहा है, इनफाइनाइट सबसेट बन रहा है a का, और a एक काउंटेबल सेट है, और a अगर काउंटेबल सेट है तो उसका 2 पार्ट में तोड़े थे, फाइनाइट और डिनोमिनेबल। फाइनाइट था तब तो वो इजीली काउंटेबल प्रूफ कर दी, लेकिन जब मेरा डिनोमिनेबल हो रहा है तो उसमें 2 पार्ट टूट रहा है, 2 सब केसेस बन रहे हैं। पहला सब केस में सेट a को हम अगर डिनोमिनेबल मान रहे हैं, तो पहला सब केस में सेट a का हम एक सबसेट ले रहे हैं जो कि फाइनाइट एलिमेंट ऑफ नंबर से बन रहा है, सेट a का ही सबसेट, और दूसरा केस में हम लोग सेट a का ही सबसेट बना रहे हैं, और a का ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर के। जब a का एक तो सबसेट बनाए पहली दफा, जब b बनाए, जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a का, तब वो फाइनाइट सबसेट हो गया b a का।
तो बी तब क्या हो जा रहा था, मेरा काउंटेबल सेट हो जा रहा था, क्योंकि फाइनाइट सबसेट सेट ही होता है और वो काउंटेबल ही होता है। क्लियर? लेकिन जब हम लोग ए का दूसरा एक सेट सबसेट ले रहे थे जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, ए का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा था, ये हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं। जब हम लोग बी को क्या माने, बी इज इनफाइनाइट माने, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए माने, तो उस केस में हमने पहले दफा जो है कि AR टाइप का एलिमेंट उसमें बोल दिया होगा, फिर उसमें N1 भी दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फिर AN1 उसमें था, AN2 उसमें था, AN3 उसमें था, लेकिन ये इसके बराबर नहीं था, ये इसके बराबर नहीं था, फिर AN1, AN2, AN3 वो भी बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी तो एक इनफाइनाइट है। तो इसी प्रकार से आपने देखा सच दैट कि AN1 बिलोंग तो कर रहा बी में, है ना। अच्छा, इधर कंटिन्यूइंग लाइकवाइज वी फाइंड, हमने देखा कंटिन्यूइंग इसी प्रकार से चलते जाए तो हमको क्या मिला कि बी में मेरा AN1, AN2, AN3 ये डॉट 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 है, वेयर N1 से बड़ा N2, N2 से बड़ा N3, N3 से बड़ा N4 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। तो यहां पर एक मैपिंग डिफाइन हो रहा है, F such that N to B। कैसे सर? F such that N to B कैसे सर? मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है और ये B सेट है हमारा, और इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है F, मान के चलिए। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 लेंगे तो क्या मिल रहा है भाई, AN1, 2 लेंगे तो क्या मिल रहा है, AN2, 3 लेंगे तो क्या मिल रहा है, AN3, 4 लेंगे तो क्या मिल रहा है, AN4, डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, डॉट 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 चलते रहेगा। तो बी में मेरा AN1, AN2, AN3 तो आ ही रहा है। तो इस प्रकार से डिफाइन, एक मैपिंग डिफाइन हो गया F such that N to B। एक जो है कि हमारा मैपिंग डिफाइन हो गया नेचुरल नंबर से बी की ओर, और कैसा मैपिंग डिफाइन हो गया, 1 1 on 2। जरा देखिए, यहां के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी सेट में मिल जा रहा है, यहां के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी सेट में मिल जा रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज भी तो नेचुरल नंबर में मिल जा रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में मिल जा रहा है। तो इसी वजह से ये दोनों का दोनों फंक्शन एफ से निर्मित है, और ये मेरा फंक्शन एफ क्या हो गया, कैसा मैपिंग हो गया, 1 1 on 2। और जब f 1 1 on 2 हो गया यानी कि बाइजेक्टिव हो गया, और आपको मालूम है कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो जाता है, तो कोई फंक्शन अगर कोई भी दो सेट 1 1 on 2 प्रदर्शित कर देता है, यानी कि बाइजेक्टिव प्रदर्शित कर देता है या बाइजेक्शन रूल प्रदर्शित कर देता है, तो दोनों सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट काउंटेबल सेट होता है, आपको पढ़ाए हैं लास्ट क्लास में। तो हमने सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया n से b की ओर, नेचुरल नंबर से b की ओर, और f के बराबर n के मिल रहा है, कैसे भाई, तो k का वैल्यू, और फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k का वैल्यू 1 रखो, f1 पर an1 मिलेगा, an1 k के जगह 1 हो जाएगा, f2 पर an2 मिलेगा, है ना, an2 मिलेगा, f2 पर an2 मिलेगा, फिर f3 पर an3 मिलेगा, क्योंकि फॉर ऑल नेचुरल नंबर बोला है। तो ये तो आपको समझाने के लिए बताया है ना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया। तो इसी चीज को, यही सेम चीज को आपको क्या यहां पर फिगर में इस प्रकार से ग्राफ बना देना है ना, एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर। तो ये क्लियर है। सिंस f is 1 1 n on 2, तो आपने क्या दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया, f is 1 1 on 2 दिखा दिया। सो b is डिनोमिनेबल, इसीलिए b सेट मेरा क्या हो जाएगा, b जो सबसेट था किसका, a सेट का, तो b सेट मेरा डिनोमिनेबल हो जाएगा, एंड हेंस b इज काउंटेबल, और इस प्रकार से b मेरा काउंटेबल हो गया, ये प्रूफ कर दिया मैंने। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने माना था ए कोई काउंटेबल सेट है, हमको दिखाना था कि एवरी सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मतलब कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल है ना। तो हमने ए को काउंटेबल सेट माना, काउंटेबल सेट दो पार्ट में तोड़ा, एक तो फाइनाइट होगा, जब फाइनाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इजीली वो काउंटेबल हो गया, क्योंकि फाइनाइट सेट तो काउंटेबल है होता है। और केस 2 में ए को डिनोमिनेटर माने तो डिनोमिनेटर दो पार्ट में टूट गया, दो केस अराइज हुआ, दो सब केस अराइज हुआ। एक चूंकि ए मेरा डिनोमिनेटर है, तो ए अगर डिनोमिनेटर है तो वो दो पार्ट में टूटेगा, उसका दो सबसेट बनेगा, पहला एक फाइनाइट सबसेट बनेगा, फाइनाइट एलिमेंट्स ए के फाइनाइट एलिमेंट्स लेकर के, और एक तो ऐसा सबसेट बनेगा ए का ही इनफाइनाइट एलिमेंट्स लेकर के, ठीक है। जब अगर फाइनाइट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर के बना है तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, वो सबसेट भी काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर के बना है तब उसमें केस ऐसे अराइज हुआ, इस प्रकार से अराइज हुआ, और हमने एक मैपिंग दिखा दिया 1 1 on 2। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि अगर 1 1 on 2 मैपिंग अगर आप नेचुरल नंबर के साथ कोई भी सेट को दिखला देते हैं तो वो सेट भी क्या हो जाता है, डीन्यूमरेबल हो जाता है, यानी कि काउंटेबल हो जाता है ना। वो सेट भी आप क्या होता है, डीन्यूमरेबल हो जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि सेट ए तो मेरा डीन्यूमरेबल है और उसका सबसेट्स को भी हम लोग डीन्यूमरेबल दिखा दिए, है ना, यानी कि काउंटेबल दिखला दिए, है ना। कैसे दिखला पाए, तो 1 1 on 2 मैपिंग करके दिखला दिए। और ये कैसे कर पाए हम लोग, ये हम लोग इक्विवेलेंट सेट की मदद से कर पाए। और इक्विवेलेंट सेट दो सेट्स को तभी कहेंगे, मतलब कहेंगे ना ए और बी मेरा इक्विवेलेंट हो गया, कब कहेंगे, जब दोनों के बीच में 1 1 on 2 मैपिंग डिफाइन हो जाए। तो हमने दिखा दिया डिफाइन करके, और इस प्रकार से प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई मेरा बी भी जो है कि काउंटेबल है, प्रूव्ड होगी। और यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इतना उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ कोरोलरी देखेंगे, ठीक है ना, पहले इतना उतार लीजिए। तो चलिए तो स्टूडेंट्स कोरोलरी देखते हैं ना। अब पहले तो जानेंगे कोरोलरी होता क्या है। एक प्रकार का रिजल्ट होता है जो कि डायरेक्ट थ्योरम से ही निकला हुआ होता है। तो मैं लिख दिया हूं, ए रिजल्ट विच इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरम। थ्योरम से ही आता है और उसका कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे रिजल्ट्स को हम लोग कोरोलरी कहते हैं। कोरोलरी 1 देखेंगे और कोरोलरी 2 देखेंगे। हालांकि कुछ कुछ कोरोलरीज का प्रूफ भी होता है ना। तो कोरोलरी 1, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल। कोई भी अगर डिन्यूमरेबल सेट है, कोई भी यदि डिन्यूमरेबल सेट है, मान लीजिए ए कोई डिन्यूमरेबल सेट है और उसका आप मान लीजिए ऐसा मानिए ए कोई डिन्यूमरेबल सेट है और हम इस ए का B1 सबसेट ले रहे हैं, फिर B2 सबसेट ले रहे हैं, फिर B3 सबसेट ले रहे हैं। इस प्रकार से हम इस ए सेट का इनफाइनाइट सबसेट ले रहे हैं। तो ये सभी के सभी सबसेट हो जाएगा ए का, है ना, डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ए डिन्यूमरेबल है और ए का हम लोग B1, B2, B3, B4, B5 इस प्रकार से ढेरों सबसेट्स ले रहे हैं, तब वो सबसेट्स भी डिन्यूमरेबल ही होगा। समझ गया ना। तब इस केस में B1 भी डिन्यूमरेबल हो जाएगा, B2 भी डिन्यूमरेबल हो जाएगा। तो वही लिखा हूं कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोरोलरी है, इफ ए एंड बी आर काउंटेबल सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो काउंटेबल सेट। यानी कि अगर ए, यानी कि यदि ए और बी दो काउंटेबल सेट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी काउंटेबल सेट ही कहलाएगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन समझ लीजिए क्या होता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन होता है उसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब कोरोलरी 2 का प्रूफ देख लीजिए। सिंस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो क्या है, सेट ए का भी सबसेट है, क्योंकि ये जो छोटा सा पार्ट है ये सेट ए के अंदर भी आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी वो जो है कि बी सेट का भी सबसेट है, क्योंकि ये बी सेट में भी आ रहा है, बी रीजन में भी आ रहा है। ठीक है, ये तो चीज जान रहे हैं। तो यहीं पर लिखा हूं, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज काउंटेबल, और ए मेरा काउंटेबल है, ए काउंटेबल है। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि यदि कोई सेट काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। यदि कोई सेट काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। समझ पा रहे हैं ना। इसके पहले वाले वीडियो में नहीं, इसी तो वीडियो में दिखाया ना, अभी तो दिखाया ना एक थ्योरम में, वो काउंटेबल था, उसका सबसेट भी काउंटेबल हो गया, दिखाया तो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यही तो थ्योरम था इससे पहले वाला, ठीक है, उसी में तो दिखाया आपको। तो अभी अभी आपने देखा कि चूंकि ए मेरा, ए जो सेट है वो मेरा क्या काउंटेबल है, इसीलिए इससे बना हुआ जो भी सबसेट्स होगा वो भी काउंटेबल होगा। इस प्रकार से हमारा चूंकि ए इज काउंटेबल है तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो काउंटेबल बिकॉज इट इज ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी काउंटेबल सेट का ही सबसेट है, इसी वजह से। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोरोलरी 2 भी हम लोग का प्रूफ हो गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक नया थ्योरम लेकर के आया है, एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अब ये क्या होता है,
देखिए सुपर सेट समझ लीजिए क्या होता है, जैसे हम यहां पर ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी क्या है, ए का सुपर सेट है। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए या फिर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए प्रूफ पर बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है जरा समझिएगा, प्रूफ क्या करना है ना, प्रूफ क्या करना है। एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, है ना। एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। हम लोग प्रूफ क्या करना है कि कोई भी अगर अनकाउंटेबल सेट है, कोई भी अगर अनकाउंटेबल सेट है तो उसका प्रत्येक सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि अगर ए मेरा अनकाउंटेबल सेट है, यदि ए मेरा अनकाउंटेबल सेट है तब उस केस में हमको दिखलाना पड़ेगा कि बी भी मेरा अनकाउंटेबल सेट है। क्या है थ्योरम, एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, मतलब प्रत्येक सुपर सेट अनकाउंटेबल सेट का अनकाउंटेबल ही होता है। मतलब यदि ए मेरा अनकाउंटेबल है तो बी भी मेरा अनकाउंटेबल ही होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ठीक है, क्लियर है। अब प्रूफ में मैं लिखा हूं लेट ए बी एन अनकाउंटेबल सेट। मान लेते ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, सबसे पहले क्या मानेंगे, ए कोई अनकाउंटेबल सेट है ना, मान लीजिए। एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए लिख दिए, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, है ना। बी क्या है, ए का सुपर सेट है, मान ली। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लीजिए बी बी ए काउंटेबल सेट, है ना। लेकिन हम लोग मान के क्या चल रहे हैं, ए मेरा अनकाउंटेबल है, ए मेरा अनकाउंटेबल है, यहां तक तो क्लियर है। और हमने बी को ए का सुपर सेट माना, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। और लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए यदि संभव है तो बी इज काउंटेबल सेट, हमने मान ली, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि बी एक काउंटेबल सेट है, मान ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अगर बी एक काउंटेबल सेट है, बी अगर काउंटेबल सेट है, अगर बी अगर काउंटेबल सेट है और उस केस में तो ए तो मेरा सबसेट है। और आपने एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 1 अभी कि कोई भी सेट आपने क्या थ्योरम पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ ठीक। तो आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि कोई भी सेट, जैसे कि बी सेट यदि काउंटेबल है तो उसका प्रत्येक सबसेट भी काउंटेबल होगा। आपने यही पढ़ा ना कि अगर बी सेट काउंटेबल है तो उसका प्रत्येक सबसेट, तो ए भी तो उसका सबसेट है तो वो भी तो काउंटेबल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो हम क्या माने यहां पर, विपरीत मान लिए, विपरीत कुछ नहीं माने हैं लेकिन विपरीत हो रहा है घटना। देखिए बी भी ए काउंटेबल सेट, हमने बी को काउंटेबल सेट मान लिया यदि संभव है तो। देन ए बीइंग ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, ऑब्वियस सी बात है। और ए मेरा जो है कि बी का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो देन ए बीइंग ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, और बी मेरा काउंटेबल सेट माने हैं, तो इसी वजह से ए भी मेरा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो काउंटेबल सेट मस्ट बी काउंटेबल, और हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल सेट का प्रत्येक सबसेट काउंटेबल होता है, इस वजह से ए भी मेरा काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पर एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ए को तो हमने अनकाउंटेबल माना है, और लेकिन यहां पर ए को हम कह रहे हैं कि ए बीइंग ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, और ए मेरा सबसेट हो रहा है काउंटेबल सेट बी का, और बी मेरा काउंटेबल सेट माने हुए, तो इसी वजह से ए मेरा चूंकि बी सेट का सबसेट हो गया और बी मेरा काउंटेबल है तो ए भी मेरा काउंटेबल हो जाएगा। ए मस्ट बी काउंटेबल, है ना, सेट मस्ट बी काउंटेबल सेट। लेकिन यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, गिवन फैक्ट लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये तो हम लोग को नहीं ना दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन फैक्ट। हमने क्या माना है फैक्ट में, लेट ए बी एन अनकाउंटेबल सेट, तो इससे ये विरोधाभास हो रहा है ना, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द गिवन फैक्ट, ये गिवन फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट है ना। क्योंकि जब हम बी को हम काउंटेबल मान रहे हैं, क्योंकि बी मेरा सुपर सेट है ए का,
इस वजह से ए मेरा सबसेट है बी का, तो ए भी मेरा काउंटेबल सेट हो जाएगा। इसी वजह से विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द गिवन फैक्ट सिंस ए इज अनकाउंटेबल, चूंकि ए मेरा अनकाउंटेबल था सेट, हेंस बी मस्ट बी अनकाउंटेबल। इसी वजह से चूंकि यहाँ पर विरोधाभास हुआ, तो विरोधाभास की मदद से हमने दिखला दिया कि बी भी मेरा अनकाउंटेबल ही होगा। अब कहेंगे कि सर आप विरोधाभास से कैसे कह सकते हैं? आपको याद है क्लास 10th में आपको प्रूफ करना होता था कि √2 इज ए प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप क्या करते थे, √2 को पहले रैशनल नंबर मान लेते थे, फिर उसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास आता था, कंट्राडिक्शन आता था, तब कहते कि भाई ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने गलती से मान लिया था कि √2 इज ए रैशनल। इसका मतलब √2 रैशनल नहीं होगा, तो इसका मतलब कन्फर्म है इरेशनल होगा, ऐसा कहते थे ना। तो कुछ यहां पर भी विरोधाभास की मदद से ही प्रूफ हो रहा है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये प्रूफ हुआ। आगे कुछ नोट है, उस नोट को लिख लीजिए। लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए कि ए जो है कि सबसेट है बी का, देन उस केस में इफ बी इज काउंटेबल, यदि बी काउंटेबल हुआ, बी कोई सेट है वो काउंटेबल हुआ, देन ए मस्ट बी काउंटेबल। अगर बी मेरा काउंटेबल हुआ है ना, और ए मेरा चूंकि बी का सबसेट है, इसी वजह से ए भी मेरा क्या हो जाएगा, काउंटेबल ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक आ रहा है, दूसरा नोट आ रहा है, इफ ए इज अनकाउंटेबल, यदि ए मेरा अनकाउंटेबल है ना, और ए जो है कि सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए जो है कि बी के अंदर होगा, बी बड़ा होगा, ए उससे छोटा होगा, ए बी के अंदर होगा। तो यदि ए अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी मेरा अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि बी के अंदर ही तो ए है ना। इसी वजह से इफ ए इज अनकाउंटेबल, अगर ए अनकाउंटेबल है तो बी भी मेरा अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि बी के अंदर ही ए है। ठीक है ना, इफ ए इज अनकाउंटेबल देन बी मस्ट बी अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ। आई होप मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिए, है ना। आप लोग एग्जाम तक हम हमेशा तत्पर रहे, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 से लेकर के जितने सेमेस्टर आप लोग का चलेगा, हमेशा आप लोगों के साथ है। पहले तो सेमेस्टर 6 चलता था ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अब जो है कि सेमेस्टर 8 तक चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए लास्ट कभी सेमेस्टर 10 भी हो जाए तो भी हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे। ठीक है, दिल के गहराई से फिर से एक बार आप सभी का जो है कि आभार, अभिनंदन और वंदन करना चाहेंगे, और कहना यही चाहेंगे स्टूडेंट्स कि सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए बाबू, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, है ना। यूट्यूब में वीडियोस बनाने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। आप ही लोग मेरे जो है कि करता धरता भाग्य विधाता हो। आप लोग सोचिए कि क्या करना है सचिन सर के साथ। सचिन सर का सपोर्ट करना है या नेगलेक्ट करना है, आपकी इच्छा। तो बस यही कहना चाहेंगे लास्ट मोमेंट में, जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब बढ़िए, प्रगति कीजिए। धन्यवाद।